हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 7.5। मुझे उम्मीद है आप सब खुशहाल होंगे। तो चलिए आए आज इसे हल करते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया जी, इसमें वो विश क्या करता है, वो कहता है स्टेप बाय स्टेप रिस्पांस के ज़रिए आपने मुझे फाइंड आउट करके देनी है इसकी V0T। ये जो आपको वोल्टेजेस 6 ओम के क्रॉस नज़र आ रहे हैं, ये हमने उसे फाइंड आउट करके देने हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट होगा कि इसमें पाया क्या जा रहा है, इंडक्टर या कैपेसिटर। जैसा कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब कि चाहे ये स्टेप बाय स्टेप रिस्पांस है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ही एक अप्रोच है। तो लिहाजा इसमें एक ही चीज़ होगी, या तो इंडक्टर होगा या कैपेसिटर होगा। इसके केस में इंडक्टर है, लिहाजा हमें क्या करना होगा जी, सबसे पहले हमें इसके क्रॉस करंट फाइंड आउट कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच का फर्स्ट स्टेप होता है अगर इंडक्टर दिया गया तो करंट फाइंड आउट कर लें उसके क्रॉस 0 माइनस टाइम पे लेके, और अगर हमें कैपेसिटर दिया गया तो वोल्टेज फाइंड आउट कर लें। तो चलें टाइम को लेके चलते हैं, t एट t इज इक्वल टू 0 माइनस। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब है कि वो लम्हा जब अभी इंडक्टर में करंट जाना स्टार्ट ही हुआ था, मतलब अभी उसने कुछ भी अपने अंदर चार्ज स्टोर नहीं था किया। जब इंडक्टर के अंदर कोई चार्ज स्टोर नहीं होता, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनता, तो वो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, ये अभी ट्रिगर ओपन है, मतलब इस तरफ ये स्विच क्लोज नहीं है। ये इस वायर का होना या ना होना हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी ये जब ट्रिगर दूसरी पोजीशन पे जाएगा तब इससे कोई लेना देना होगा हमारा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने शेप को ड्रा कर दिया, कोई इतना चेंज नहीं लाया। जो मैंने ये बनाई है शेप में आपको समझा देता हूँ। देखें ये स्टूडेंट्स, ये पोल इस तरफ कनेक्टेड था, उसी तरह से मैंने पोल को देखे कनेक्ट करवा दिया है, और डायरेक्ट वायर ही लगानी होती है। उसके बाद 4 ओम का ये रजिस्टर, और इसमें IA करंट फ्लो कर रही है, और इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, तो मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहता था। अक्सर प्रोफेसर्स क्या करते हैं जी, वो आपको इस तरह से स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, वो केसेस में जाते हैं, मतलब केस 1 में ये इंडिपेंडेंट सोर्स होगा, डिपेंडेंट सोर्स होगा, मतलब इस तरह से उन्होंने केसेस रखे होते हैं। आप यार जब अब इंसान कुछ भी कर सकता है, इंसान की बस एक सोच होनी चाहिए। तो हम केसेस के अंदर घुसते ही क्यों हैं, हमें केसेस की क्या ज़रूरत पड़ जाती है। सीधी सी बात है, डिपेंडेंट सोर्स जो होता है, अगर डायमंड शेप का सोर्स मतलब डिपेंडेंट सोर्स आ जाए, तो उसके केस में हमें जो R थेवेनिन्स मतलब के रेजिस्टेंस ओवरऑल कैलकुलेट करनी पड़ती है, उसमें हमें VOC और ISC का सहारा लेना पड़ता है। यही एक चीज़ है जिसे बस हमने अपने माइंड में रखना होता है। अगर सारे सोर्सेज सर्कल टाइप के हैं, जैसे ये है इंडिपेंडेंट टाइप, तो उसमें क्या होता है जी, उसमें हमें मतलब इनडायरेक्टली बस इनको शॉर्ट किया, ओपन किया, वो वाला केस चलाया और अपना काम डन हो गया। तो इतना गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं होती जितना आप उनको टफ ले जाते हैं। यही चीज़ मैं एक चीज़ पे मुतफिक नहीं हूँ कि उस्ताद इसको मुश्किल बनाते जा रहे हैं आपके लिए। जैसा कि हमने टाइम 0 माइनस पे रखा है। अभी देखें इंडक्टर में चार्ज स्टोर नहीं था वाले, लिहाजा ये क्या था जी, ये शॉर्ट था। तो शॉर्ट की ये शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करेगा, और इसमें करंट हम फ्लो करवाएंगे IL यानी इंडक्टर की करंट, जो 0 माइनस पे होगी। टाइम भी साथ में हमने मेंशन करना होता है। यहाँ पे V0 इंटू टाइम था, तो टाइम भी यहाँ पे मेंशन होगा 0 माइनस। समझ आ गई है? तो अब काफ़ी इजी है IL 0 माइनस को कैलकुलेट करना। वो कैसे जी, वो इस तरह से देखें, हमारे पास ये जो सर्किट आपको ओवरऑल नज़र आ रहा है, ये काफ़ी इजी होने वाला है। अब आप बोलेंगे सर हम यहाँ पे कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करें, तो काफ़ी इजी है, टेक्निक का मसला नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे इसको ग्राउंड कर देता हूँ नीचे से। ठीक है, एक टर्मिनल कॉमन होता है, ओवरऑल सरफेस नोड ये बनता है, आप सब जानते हैं। यहाँ पे 0 वोल्ट होंगे। इसको एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, जब आप इंटरव्यूज़ देते हैं आप, तो आपको पता है आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ और ग्राउंड में फ़र्क क्या है। मतलब कि एक कहा जाता है कि हम अर्थ कर देते हैं, दूसरा होता है कि हम ग्राउंड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई चीज़ की कोई फ़र्क नहीं है, ये लैंग्वेजेस का हिसाब है। ब्रिटिश में हम ग्राउंड को ही अर्थ कहा जाता है। ठीक है, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में हम इसे क्या करते हैं, अमेरिकन लैंग्वेज में इसे कहते हैं ग्राउंड। तो ये चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द उन वीडियोज़ पर भी बात करेंगे कि आपसे इंटरव्यूज़ में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो भी हमने एक टॉपिक रख लिया है, इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक नोट बन रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे 3 चीज़ें आपस में मिल रही हैं, तो लिहाजा यहाँ पे मैं एक वोल्टेज ले लेता हूँ V1। अब देखें स्टूडेंट्स, इस सोर्स और इस नोड में कोई भी रजिस्टर का बीच में मतलब कि तकल्लुफ़ नहीं है, मतलब कोई रजिस्टर नहीं है बीच में रास्ते में, तो डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे जो ऊपर पोल आ रहा है वही वोल्टेज की यहाँ पे वैल्यू होगी। पॉजिटिव पोल से करंट फ्लो करेगी, लिहाजा V1 की जी वैल्यू आ गई 12 वोल्ट। अगर ये नेगेटिव पोल ऊपर होता तो -12 होती। ये चीज़ याद रखिएगा अगर रजिस्टर ना पाया जाए वायर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जी। अब V1 की मुझे वैल्यू मालूम है, तो जब मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ IL 0 माइनस की, ये इस तरह से करंट फ्लो कर रही है, तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, IL 0 माइनस इज इक्वल टू, अब ये निकली है V1 में से, तो V1 माइनस
अब ये वाले वोल्टेज देखें, ये वाले वोल्टेज आएंगे, ये वोल्टेज सोर्स है, देखिए ये ओहम है, मतलब कि कोई रेजिस्टेंस है और साथ में करंट मल्टीप्लाई हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स कहता था कि V इज इक्वल टू आई आर। तो I दी गई है, R भी दी गई है, बस I हमने मालूम करनी है। तो काफ़ी ईजी है, टेंशन वाली बात नहीं है। देखें इक्वेशन लिखेंगे V1 माइनस दिस सोर्स, तो उसका माइनस का पोल ऊपर है, माइनस माइनस होने की वजह से ये लिखा जाएगा -2IA। ठीक है, समझ आ गई? इस तरह से ये इक्वेशन बनती है। बटे में जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई है, 6 ओहम आई है तो 6 आ गया। अब आप ये पूछना चाह रहे होंगे कि सर हम IA की वैल्यू कहाँ से लाएं, वो तो हमें मालूम ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, IA इस वायर में फ्लो कर रहा है, वोल्टेजेस आपको मालूम है इस वायर के, फार्मूला लगा दें, IA इज इक्वल टू V1 अवर, जो भी इस वायर की रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी, बस 6 है। तो देखें V1 की कितनी वैल्यू है जी, 12 तो इसकी तो 4 रेजिस्टेंस हो गई है, क्या हो गया जी, ये 4 रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो देखें 12 वैल्यू है V1 की, 12 डिवाइडेड बाय 4, बस जी देखें आपके पास वैल्यू आ गई है 3 एम्पेयर हमारे पास वैल्यू है IA की। आपको इतना तो अंडरस्टैंड हो गया होगा। देखिए काफ़ी ईजी होता है ये, बस एनालिसिस एक दफ़ा समझना होता है। अब ये एनालिसिस हमारे किस काम आता है, जब हम इंजीनियर्स की पोस्ट पे जाते हैं तो हमने कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग करनी होती है। डिज़ाइन का बिल्कुल हरगिज़ ये मतलब नहीं है कुछ इन्वेंट करना, इन्वेंट के रिलेटेड वो चला जाता है, लेकिन उसका मतलब होता है कि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व करना, तो सॉल्विंग में ही डिज़ाइन आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब IA की वैल्यू आ गई है जी, तो IL 0 माइनस को फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। V1 की वैल्यू पुट करें 12, ये प्लस हो जाएगा 2 इंटू IA की वैल्यू जो कि 3 है जी, और बटे में 6। इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ ऊपर वाली की। तो IL 0 माइनस ये मेरे ख्याल में 3 एम्पेयर आ जाएगी, क्योंकि ये देखें 12 प्लस 6 18, 18 को 6 से डिवाइड करवाया जाए तो हमारे पास 3 एम्पेयर आ जाएगा। तो ले जी, करंट हमारे पास तकरीबन इक्वली आ गई है। तो हमारा यहाँ पे अभी करंट मालूम हुआ। अब आपको पता स्टेप बाय स्टेप रिस्पॉन्स का सेकंड स्टेप क्या होता है। सेकंड स्टेप ये होता है कि जब आपने करंट को मालूम कर लिया, मतलब कि इंडक्टर के क्रॉस करंट को मालूम कर लिया, तो आपने इंडक्टर की जगह वो करंट सोर्स लगा देना शेप के अंदर, और सेकंड पोजीशन पे टाइम को ले जाना, यानी एट t इज इक्वल टू 0 प्लस। 0 प्लस का मतलब है टाइम 0 से कुछ लम्हे आगे गुजर चुका है। तो इसका मतलब क्या था, वो कहना चाह रहा था टाइम 0 पे ये ट्रिगर क्या होगा जी, अगले स्टेट के साथ स्विच हो जाएगा, यानी ये वायर क्या होगी, ओपन पोल हो जाएगी। ओपन पोल जब होगी तो इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा, यानी इतनी वायर का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। तो चलिए मैं शेप बना के आपको दिखाता हूँ, बस यही चेंजिंग मैं करूंगा। यहाँ पे मैं करंट सोर्स लगा दूंगा ये 3 एम्पेयर का, और करंट की डायरेक्शन के मुताबिक लगाऊंगा, और ये ट्रिगर वाली वायर खत्म कर दूंगा। अब स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने है शेप। तो यहाँ पे V0 इंटू मैंने टाइम की जगह छोड़ी, आपको पता होना चाहिए अब यहाँ पे क्या आने वाला है। यहाँ पे बेशक के विदाउट एनी डाउट यहाँ पे 0 प्लस आएगा, क्योंकि टाइम हमने 0 प्लस रख दिया है। और देखें मैंने करंट सोर्स वहाँ पे ड्रा कर दिया, जहाँ पे हमारा जी इंडक्टर था, वो देखें 3 हेनरी का इंडक्टर, और वो वाली वायर का वजूद खत्म हो गया जो 12 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ था। इसका पता है क्या कहना है, इसका मतलब ये कहना है कि जो हमारा इंडक्टर था ना पहले, आपको पता है जो इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स वगैरह, ये फैन में हमारा इंडक्टर कैपेसिटर इस्तेमाल होता है, जबकि एक मोटर्स में इंडक्टर्स इस्तेमाल होते हैं फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लिहाजा इस सूरत हाल में क्या होता है जी, उन्हें पहले चार्ज करके भेजा जाता है। हमें कभी भी आपने ये चीज़ चेक की होगी, आपने ये चीज़ हमेशा नोटिस की होगी, जब आपका फ़ैन ख़राब होता है, आप कैपेसिटर जब न्यू लगाते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से क्या करता है, वर्किंग शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस आपके पास होता है आपका कैपेसिटर, उसमें चार्ज बिल्कुल ज़ीरो हो चुका होता है, ख़त्म हो गया होता है, बस कह लें कि गाड़ी धक्का स्टार्ट है, चल रही है बस। तो जब अगर हम न्यू कैपेसिटर लाते हैं तो उसमें प्रीवियस टाइम से ही कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर करके भेजा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को लाजमी याद रखिएगा। अब यहाँ पे इंडक्टर था, तो इंडक्टर में कुछ ना कुछ करंट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, तो लिहाजा ये 3 एम्पेयर अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट की है। तो अब ये मेंशन कर दिया, देखें हमने V0 0 प्लस को अब कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू स्टेप रिस्पॉन्स अप्रोच। तो आपके सामने है 6 ओहम के क्रॉस, ये मतलब कि 6 ओहम रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज हैं। तो हमें रेजिस्टेंस पता है और करंट की वैल्यू भी पता है। देखें करंट इसमें 3 एम्पेयर का फ्लो कर रहा है, तो लिहाजा जब ये दोनों वैल्यूज़ पता है तो इस पर एनालिसिस और रह क्या गया, बस काम खत्म हो गया स्टूडेंट्स। देखें इसमें से 3 एम्पेयर जो है इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, लिहाजा करंट पॉजिटिव में लिखी जाएगी, लिहाजा ये आ जाएगा 6 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 18 वोल्ट। तो आपके पास V0 0 प्लस की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट जो हमारा काम बनता है वो होता है इन्फिनिटी पे जाके चेक करना कि हमारे पास इन्फिनिटी पे वोल्टेज कितने थे। तो चलिए आए उसके लिए भी सर्किट ड्रा करते हैं। इन्फिनिटी पे क्या होगा, मतलब कि वो वाला टाइम जब आपका मतलब कैपेसिटर फुली, जैसे मैंने आपको बताया, डैमेज हो चुका होता है, चार्ज खत्म हो चुका होता है, तो वही यहाँ पे सीन होगा। यहाँ पे इंडक्टर है तो ये शॉर्ट एज अ शॉर्ट फिर से वर्किंग शुरू कर देगा।
तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने शेप है। मैंने क्या किया जी, मैंने कुछ इस तरह से किया है। एक तो उस वायर को शॉर्ट कर दिया और दूसरा टाइम भी मेंशन करना था कि टाइम अब इन्फिनिटी पे जा चुका है, तो लिहाजा यहाँ पे मैं टाइम मेंशन कर देता हूँ एट टी इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमारे पास ये शेप होगी। तो ये देखें, टाइम जहाँ पे था वहाँ पे इन्फिनिटी मेंशन हो गया। अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास करंट मौजूद नहीं है, इस हिस्से की, इस लूप की करंट मौजूद नहीं। अगर करंट मालूम हो जाए तो ऑटोमेटिकली हम फिर से वही मतलब फार्मूला लगा के ओहम्स लॉ का वी नॉट इन्फिनिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे लूप चलेगा, हम दो लूप लगाएंगे, एक इस साइड पे और दूसरा उस साइड पे। तो यहाँ पे मैं करंट ले लेता हूँ I1 के नाम से और यहाँ पे करंट ले लेता हूँ I2 के नाम से, ठीक है जी। और दूसरी बात है, जो बच्चे कहते हैं कि सर इसमें मैश लगता है, बेशक इसमें मैश भी लगता है। मैश एनालिसिस बिल्कुल ये बात है कि हर जगह पे लग सकता है स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो, लेकिन मैश ज़रूरी नहीं होता। एक सोच होनी चाहिए आपकी, जो आपको मतलब कि मैश में इतना ज़्यादा घुसाए ना, मतलब जब ज़्यादा मतलब कि नेसेसरी हो जाए तब आपको स्टूडेंट्स लगाना पड़े। अगर आप बार बार बात पे मैश लगाना शुरू कर देंगे तो बात यही है कि आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैश काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और इस लेवल पे यानी कि जब आप सेकंड सेमेस्टर में या किसी भी सेमेस्टर में होते हैं तो आपको वो लॉजिक नहीं होता, उस ब्रेन का वो लॉजिक नहीं डेवलप हुआ होता जो हायर लेवल पे जाके होता है। तो बाद में आप मैश को बहुत इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैश को अभी ना छेड़िएगा। तो देखें, यहाँ पे आई ए हमें तंग करेगी, यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो हमें आई ए तंग करेगी। तो आई ए की आप इक्वेशन पहले से ही तैयार करके रख ले, देखें, क्योंकि ये डिपेंडेंट सोर्स हमें बाद में तंग करने वाला। देखें, आई ए के जानिब जो करंट उसकी डायरेक्शन के मुताबिक चलेगी वो पॉजिटिव लिखी जाएगी और जो उसके अपोजिट चलेगी वो नेगेटिव लिखी जाएगी। तो I1 देखें, इसके मुताबिक डाउनवर्ड जा रही है, दोनों डाउनवर्ड जा रही हैं, तो लिहाजा I1 पॉजिटिव आ गई। और I2 की लूप की बात करूँ तो ये ऐसे अपवर्ड जाएगी घूम के, यानी कि इसके अपोजिट जाएगी, तो -I2। मैश में ये होता है कभी कभार करंट्स एक ही डायरेक्शन में चल पड़ती हैं, तो वो मज़ा नहीं आता इतना। क्वेश्चन सॉल्व करने का वो भी अच्छा तरीका है। अब देखें, हम दोनों पे लूप लगाएंगे और आपको मैट्रिक्स कैसे मतलब हम इक्वेशंस को मैट्रिक्स में पुट करके सॉल्व करते हैं वो एक वीडियो मिलेगी, आपने लाजमी देखनी है। उससे आपका काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग से बच जाता है, यानी टाइम कंज्यूमर जो आपका काम होता है उसको हम तकरीबन हल कर देते हैं। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब होता है ज़्यादा टाइम लगने वाला हिस्सा, ठीक है। तो देखें, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। यहाँ पे मैं लूप लगाता हूँ, अप्लाई KVL एट लूप 1, ठीक है, अप्लाई KVL एट लूप 1। तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको इसको काफ़ी डेप्थ में जाके समझाया था कैसे लूप पे KVL चलता है। तो देखें, यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर हुई, तो लिहाजा -36 आ जाएगा। और KVL के मुताबिक ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, यानी कि हमने हर एक हिस्से के वोल्टेजेस लिखने हैं। आगे 2 ओहम का जो रजिस्टर है उसमें से जब करंट I1 गुजरेगी तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएंगे। और दूसरी बात आपको पता ही होगा, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। यहाँ पे R क्या है जी, 2 है और करंट है I1, तो ये आ जाएगा +2I1। अब यहाँ पे नई जो बात आती है वो है 4। तो 4 ओहम के क्रॉस 2 करंट्स फ्लो कर रही है, एक I1 डाउनवर्ड जा रही है, एक I2 अपवर्ड जा रही है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन रखती हैं। तो इस केस में आपने क्या करना है जी, जिस लूप की बात हो रही होगी उस करंट को पॉजिटिव रखना है और दूसरी को नेगेटिव रखना है। जब करंट्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन रख रही हो तो I1 -I2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से 2 करंट फ्लो कर रही हैं, तो दो जानबा यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे, वोल्टेजेस प्रोड्यूस होंगे, इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब देखें यहाँ पे क्या है जी, ये देखें 4 + 2 6I1 हो जाएगा, ये सॉल्व करूँ मैं डायरेक्ट ही, और ये कितना हो जाएगा देखें -4I2 रह जाएगा साथ में, और ये 36 दूसरी जानिब जाके पॉजिटिव होगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें ताकि हम बाद में इनको मैट्रिसेस में हल कर सकें। अब देखें, इसकी बात करते हैं, अप्लाई KVL एट लूप 2। ये आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। अब 4 ओहम में से जब ये करंट ऐसे फ्लो करेगी तो देखें 4 ओहम, अब मैंने जैसा कि बताया यहाँ पे 2 करंट्स फ्लो कर रही होंगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, I2 और I1। लेकिन इस रेजिस्टर के लिए हम अब किस करंट को पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि लूप 2 की बात चल रही है तो I2 को पॉजिटिव रखेंगे, I2 -I1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने गौर करना है, आगे 6 ओहम का रेजिस्टर है, उसमें से सिर्फ एक ही करंट फ्लो कर रही है जिसका नाम है I2, 6I2 आ गया। आगे ये एक वोल्टेज सोर्स है, चाहे ये डिपेंडेंट है लेकिन इसे लिखा जाएगा -2 × IA। अब ये एक वोल्टेज सोर्स है स्टूडेंट्स, इसमें I2 का कोई चक्कर नहीं होगा, बस आपने पोल के मुताबिक इसकी वैल्यू लिखनी है। ये नेगेटिव पोल में एंटर कर रही थी, लिहाजा -2IA आ गया। IA की वैल्यू डायरेक्ट ही पुट कर दें जो हमने शुरू में ली थी, I1 -I2, ताकि आपके वेरिएबल्स जो हैं आपस में कंजर्व ना हो, इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। अब देखें, हमारे पास पहले I1 होना चाहिए क्योंकि इक्वेशन 1 में भी पहले I1 है। तो देखें, -2I1 और -4I1 -6I1 हो जाएगा। आगे I2 की बात करता चलूँ तो ये है 4I2 + 6I2 10I2
माइनस माइनस प्लस हो गया 10 और ये 12 हो जाएगा, प्लस 12 i2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इसकी जी इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। तो काफ़ी इजी है, कोई टेंशन वाली इसमें इतना मतलब कि बात नहीं होती। अब यही आपके आईएससी को फाइंड आउट करने का एक तरीका भी है। अब इसको आपने लिखना है इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के, ठीक है, ऊपर लिखना है इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो आपने पहले इनके जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं वो लिख लेने हैं, -6 और -6 देखें मैंने दोनों इक्वेशन के लिखे हैं। आप आगे i2 मतलब वेरिएबल्स एक ही तरतीब में होने चाहिए, ये ना हो कि यहाँ पे i2 पहले और i1 बाद में और वहाँ पे i1 पहले और i2 बाद में। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन और मैट्रिक्स फॉर्म का तरीका गलत हो सकता है, वेरिएबल्स एक तरतीब में होनी चाहिए। आगे आप इस तरह से i1 और i2 लिख लेंगे, ठीक है जी, विच इज़ इक्वल टू आपके पास जो भी दूसरी जानिब आपके पास नंबर्स हैं, एक है 36 और 0, ठीक है। अब आपको इसका तरीका मिल जाएगा एक दूसरी वीडियो में कि कैसे इनके हम मतलब के मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करके वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर लेते होते हैं। तो आपने वो वीडियो लाजमी देख लेनी है, जिससे आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान से देखिएगा, आप जहाँ पे इतने ये इक्वेशंस को मतलब कि पहले इक्वल करते हैं फिर काटते वगैरह हैं, वो देखें वो इतना लंबा प्रोसीजर होता है। लेकिन देखें मैंने 2 मिनट लगाए और कैलकुलेटर पे पुट करके फाइंड आउट कर लिए वैल्यूज़। पहले जिस तरतीब में वेरिएबल्स है वैसे उसने मुझे वैल्यू दी है, i1 की ऊपर और i2 की नीचे। i1 की देखें वो 9 दे रहा है और i2 की वैल्यू दे रहा है 4.5। तो i1 की वैल्यू है 9 एम्पेयर और i2 की वैल्यू है 4.5 एम्पेयर। तो ये देखें इतना आसान प्रोसीजर होता है, आप वैसे इसको टफ बना देते हैं इतना सॉल्व कर करके। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ आप मैथ ब्रांड के वे पे चलें, आपको बहुत इजी लगेगी इंजीनियरिंग। तो देखें i1 और i2 दोनों फाइंड आउट हो चुके हैं। अब हमारा मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था हमारा v0 इन्फिनिटी को फाइंड आउट करना। तो आप साफ साफ देख सकते हैं v0 इन्फिनिटी के पॉजिटिव पोल में i2 एंटर करती है। तो लिहाजा v0 इन्फिनिटी का क्या हमारे पास फार्मूला बनेगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ? ये तरीकाकार बनेगा जी 6 इंटू i2, क्योंकि करंट पॉजिटिव ही लिखी जाएगी बिकॉज ये पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है। लिहाजा 6 इंटू i2 की क्या वैल्यू है 4.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई देने से जो हमारे पास वोल्टेज आते हैं वो है 27 वोल्ट। अब वन एंड ओनली एक ही चीज़ जो रह गई है वो हमें तंग करती है, वो है आर थेवेनिन्स। मीन्स के इसका टाइम कांस्टेंट मालूम करने के लिए जो हमें आर थेवेनिन्स चाहिए इन द केस ऑफ इंडक्टर, वो हमें काफ़ी तंग करती है। तो वो कैसे मालूम करेंगे? आपने 2 केसेस चलाने हैं। जहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ था पहले उसको ओपन छोड़ के VOC फाइंड आउट कर लेनी है और फिर उसको क्लोज करके ISC फाइंड आउट कर लेनी है। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ, यही आपकी ISC है, क्योंकि इनडायरेक्टली ये वही सर्किट बनता है। कैसे? देखें ISC के लिए ना मैं इसी शेप को क्या करूंगा, यही शेप ड्रा करके, मतलब सेकंड पोजीशन पे ही टाइम को रखना है, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं लेके जाना, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो सेकंड पोजीशन पे ही आपने चेक करना है। तो देखें मैंने उस वक्त भी क्या करना है, इंडक्टर को शॉर्ट करके वहां पे ISC फाइंड आउट करनी है। तो आप जरा गौर से देखिएगा, मुझे वो सर्किट दोबारा मतलब इस तरह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको बता देता हूँ। देखें ISC यहाँ पे लगी हुई है बिल्कुल, यानी शॉर्ट वायर में फ्लो कर रही है। तो देखें ISC के होने की वजह से क्या होगा जी, i2 और ISC की सेम डायरेक्शन है और i2 आप इसी तरह से ही फाइंड आउट करेंगे। तो इनडायरेक्टली आप बोलेंगे एज दे हैव सेम डायरेक्शन i2 एंड ISC, सो i2 इज इक्वल टू ISC विच वैल्यू इज ISC इज इक्वल टू 4.5 एम्पेयर। ये अभी आपने यहाँ पे निकाली भी है। तो बस इतना सा काम था। और अब मैं VOC के केस में बताता हूँ आपने क्या करना है। VOC मीन्स के वोल्टेजेस होते हैं। वोल्टेजेस के लिए आपको चाहे इंडक्टर लगा चाहे कैपेसिटर लगा, ओपन पोल से ही काम लेना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे ओपन छोड़ देंगे और इनके वोल्टेजेस फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा वो मैं कैसे करता हूँ। अब नेक्स्ट पेज पे जाके मैं इसकी डायग्राम ड्रा करता हूँ अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स देखें मैंने वो शेप ड्रा कर दिया जो आपके काम आने वाली थी। मैंने क्या किया जी, इंडक्टर को ओपन पोल्स के साथ रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पे देखें VOC को मेंशन कर दिया। तो आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो सर्किट है ये इतना सर्किट क्लोज है, मतलब कि यहाँ तक वायर क्लोज बनती है, तो इसमें तो करंट फ्लो करेगा ही करेगा। लेकिन ये जो सर्किट आगे से ओपन हो चुका है इसमें करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, मतलब ये यहाँ से ओपन है ना, तो इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। लिहाजा आप क्या करेंगे जी, सिर्फ ये जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है इनडायरेक्टली इसके ही वोल्टेज कैलकुलेट करके VOC के इक्वल रख देंगे। 6 ओम में से जब करंट ही नहीं फ्लो करेगा उसमें तो कोई वोल्टेज प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। लेकिन 2IA एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, अगर IA में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो जाती है करंट, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे भी वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएंगे, मतलब कि उसका कोई लेना देना नहीं है इसमें से, चाहे करंट गुजरे या ना गुजरे। तो चले आए
हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं जी किसको जी, IA को ही। जैसा कि मैंने बताया ये क्लोज लूप है, मतलब इसमें अब कोई इस जानिब वाली करंट का कोई लेना देना नहीं है। जब यहाँ पे कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो यहाँ पे करंट है ही नहीं, मतलब ये सिर्फ एक ही लूप है। तो एक लूप में यानी कि सेम एक ही लूप में KVL डायरेक्ट लगता है। आपको पता है टोटल वोल्टेजेस हैं, टोटल रेजिस्टेंस है, बस IA की वैल्यू इनडायरेक्टली फाइंड आउट हो जाती है। कैसे जी, देखें 36 टोटल वोल्टेज आ गए, टोटल रेजिस्टेंस कैसे है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो प्लस हो जाएंगे 2 + 4। अब सीरीज का कैसे मुझे पता चला, क्योंकि देखें स्टूडेंट्स इनका एक ही टर्मिनल कॉमन है, दूसरा टर्मिनल इसका वोल्टेज सोर्स के साथ लगा हुआ है और इसका ग्राउंड के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे ग्राउंड है जी, ठीक है। तो लिहाजा यही चीज़ है जो इन दोनों को सीरीज में लाती है। अगर पैरेलल में हो तो दोनों टर्मिनल्स कॉमन होते हैं, अपर टर्मिनल भी और लोअर टर्मिनल में, यानी वो उस वक्त कॉमन होते हैं जब ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होता, यानी इनडायरेक्टली ये इसके साथ कनेक्टेड होता, ठीक है जी। तो देखें अब VOC निकालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस हमने यहाँ पे क्या करना है 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकाल लेना है, क्योंकि इसको इस वायर के वोल्टेजेस चाहिए, इस वायर के, यानी यहाँ पे इस नोड पे जो वोल्टेज होंगे इसको वो वोल्टेजेस चाहिए। मैं इनको V1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। आप चाहे जिस तरह से मर्जी निकाल सकते हैं, मैं आपको दोनों वे से निकाल के बताऊंगा ताकि आपके जहन में कोई मतलब क्वेश्चन ना रह सके, ठीक है। तो आपने यहाँ पे और इस साइड पे भी हमें इस नोड के वोल्टेजेस चाहिए, ठीक है। ये चीज़ दोनों मैंने मेंशन कर दी है। तो आपके सामने यहाँ पे ये 6 एम्पेयर करंट आ रही है, कैसे, क्योंकि बटे में 6 है, 36 से जब उसको 6 को डिवाइड करवाएंगे 36 को 6 से, तो 6 एम्पेयर ही आ जाएगी। IA की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम V1 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन द 2 वेज। एक तो या इनडायरेक्टली आप V1 - 0 वोल्ट करें और डिवाइडेड बाय 4 हम कर दें, क्योंकि KCL हमें करंट ही देता है। तो लिहाजा अगर हमें ऐसा नहीं करना चाहते तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं वोल्टेजेस के हम इस साइड के वोल्टेजेस से कंपेयर कर लें। तो अब वो हम पे मतलब कि कह लें पाबंदी रखता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे 2 ओम के क्रॉस भी वोल्टेज निकाल लूँ और इसके क्रॉस भी निकाल लूँ और इन पे KVL लगा के काम डन कर लूँ। लेकिन जब मुझे इनडायरेक्टली इसी वायर में से वोल्टेज मिल रहे हैं तो मैं पागल हूँ जो इस वायर के अंदर जाऊँगा। तो लिहाजा सिंपली बस देखिए इसमें IA करंट इसमें फ्लो करके गया 4 ओम में, तो इनडायरेक्टली हम 4 × IA करेंगे तो हमें इसके वोल्टेजेस मिल जाएंगे। तो ये कितना आएगा, 4 × 6 से 24 वोल्ट आ जाएंगे। यही चीज़ है ना। अब स्टूडेंट्स अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपको ये कैसे पता चला यहाँ पे पॉजिटिव पोल के थ्रू ही V1 को वोल्टेज मिलने हैं, मतलब ये पॉजिटिव में मिलने हैं या नेगेटिव में, ये हमें कैसे पता चलेगा। ये मुझे इस तरह से पता चला, देखिए स्टूडेंट्स जब एक रजिस्टर के वोल्टेजेस निकाल लिए जाते हैं ना, उसको इसी तरह के सोर्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी ये वाला सर्कल टाइप इसमें इंडिपेंडेंट सोर्स लगाया जाता है और साथ में वोल्टेज मेंशन किया जाता है। तो पॉजिटिव पोल देखिए करंट के मुताबिक ऊपर आना था, तो लिहाजा ये 24 वोल्ट आ गए। अब इस वायर की बात करूं, इसमें तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, बस 2 IA की बात है। तो देखें अब ये माइनस में है, ठीक है। इसका मतलब है इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज होंगे इनको मैं VA का नाम दे लेता हूँ, ठीक है जी। मैं VA कैलकुलेट करूंगा, यानी VA विच इज इक्वल टू V2। V2 भी हमारे पास मतलब यही है, V2 इज इक्वल टू VA, ये आपस में इक्वल ही है वोल्टेज। तो ये है -2 IA के बराबर, समझ आ रही है। ये -2 I के बराबर है, क्योंकि इसमें माइनस का पोल पहले पेश आता है VOC को, तो लिहाजा इसमें -2 IA का फार्मूला लगेगा, यानी -2 IA। अगर ये अपर टर्मिनल पॉजिटिव होता तो फिर हम +2 IA लिखते। तो अब देखें IA की वैल्यू हमें मालूम है, तो 2 × IA की वैल्यू जो कि 6 है, लिहाजा ये -12 वोल्ट आ गए जी। आप सब जानते हैं कैसे आए हैं, ये 6 से मैंने मल्टीप्लाई करवाया। अब VOC का देखें, VOC का क्या तरीका कार है। VOC एज आ एक सुपर नोड वर्क कार है, जैसे 3rd चैप्टर में आपने इसको पढ़ा था, नोडल एनालिसिस एंड लूप टेक्निक्स, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे सुपर नोड होता था, जिस तरफ पॉजिटिव पोल होता था वो वोल्टेज प्लस में लिखे जाते थे, जिस तरफ नेगेटिव वो नेगेटिव में। तो यहाँ पे भी वही सीन है, V1 की जानिब देखें प्लस का सीन है तो V1 पॉजिटिव आ गए, माइनस का सीन किस तरफ है V2 की जानिब, तो -V2 आ गए। अब आप वैल्यूज पुट करें, V1 की वैल्यू है 24 माइनस इंटू V2 की क्या वैल्यू है, वो है 12 -12, तो -12 ये कितने आ रहे हैं, 36 वोल्ट आ रहे हैं, क्योंकि ये प्लस हो जाएंगे और ये 36 आ जाएंगे। देखिए अब आपके पास ये निकल आया वोल्टेजेस, ठीक हो गया, VOC फाइंड आउट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने RThevenin निकालनी है। तो RThevenin का फार्मूला मैंने आपको बताया था, इन दिस केस हमारे पास होगा VOC और ISC, जब हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स आ जाएगा। तो हमने दोनों चीज़ें मालूम कर ली हुई हैं, पीछे ISC निकाली थी, यहाँ पे VOC निकाल ली है। तो देखें ऊपर आ जाएगा जी 36 बटे में आ जाएगी ISC की वैल्यू। तो ISC की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी जी, मेरे शक में हमने 6 एम्पेयर निकाली थी जी, तो नहीं 4.5 निकाली थी, 4.5। तो निकाल के देखते हैं जी क्या निकलता है जी, 36 डिवाइडेड बाय 4.5।
तो ये 8 ओहम मेरे पास आ रही है रेजिस्टेंस इसकी। तो 8 ओहम हमारे पास थेवेनिन्स निकल आया जी। बस हमारा काम डन हो गया। अब K1 K2 सारे निकालते हैं और काम डन करते हैं। बहुत हो गया जी। इस क्वेश्चन ने काफ़ी लंबा हमारा प्रोसीजर चला के रखा। तो देखिए टा आपने पहले टाइम कांस्टेंट कैसे मालूम करना है। टाइम कांस्टेंट का इनडायरेक्टली फार्मूला होता है L डिवाइडेड बाय R थेवेनिन्स इन द केस ऑफ इंडक्टर। तो इंडक्टेंस हमारे पास इंडक्टर कितने हेनरी वाला था। इंडक्टर था हमारे पास जी 3 हेनरी वाला। तो 3 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ गया हमारे पास टाइम कांस्टेंट। इसको आप वैसे चाहें तो इशारिये में लेके जा सकते हैं, ना भी चाहें आपका काम डन है, आप यहीं पे रहने तो ये भी आपके लिए ठीक है। ये क्यों ठीक है मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। देखिए अब मैं K1 मालूम करूँगा। K1 मेरे पास क्या होता है जी, आपको पता है K1 मैंने आपको बताया था वो बराबर होता है, यहाँ पे हमारे पास मेन चीज़ है V0। तो K1 बराबर होता है V0 इन्फिनिटी के, टाइम इन्फिनिटी के बराबर होता है K1 अकॉर्डिंग टू अवर आउटपुट, जो भी हमें आउटपुट चाहिए होती है। तो V0 इन्फिनिटी हमारे पास 27 वोल्ट के बराबर आई थी, तो ये 27 वोल्ट के बराबर आ गया। K2 बराबर होता है V0 0 प्लस माइनस V0 इन्फिनिटी। ठीक है जी। तो ये देखते हैं कितना होता है जी। अब V0 0 प्लस हमारे पास कितने आए थे, 18 वोल्ट आए थे। 18 माइनस 27, तो ये -9 वोल्ट आ गए। ठीक हो गया, सब कुछ मालूम हो चुका है। अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, V0 ऑफ t इज इक्वल टू K1 प्लस K2 e की पावर माइनस टी ओवर टा। अभी हमने इसका ग्राफ भी ड्रा करना, बस थोड़ा सा प्रोसीजर है। K1 की वैल्यू क्या है, 27 और K2 की वैल्यू आई है -9 e की पावर माइनस टी ओवर टा। अब देखें टा बटे में है तो बटे का बटा उलट के ऊपर आ जाता होता है, यानी ये बटे में 3/8 है तो उलट के क्या हो जाएगा 8/3 साथ में टी। समझ आ रही है, ये चीज़ मैं करना चाहता था यहाँ पे। अब देखें हमने 2 टाइम्स पे वैल्यू फाइंड आउट करके V0 t का ग्राफ ड्रा करना है। एट t इज इक्वल टू 0, पहले टाइम को 0 पे लेके जाना। जब अभी हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ यानी अभी इंडक्टेंस शुरू हुई तो उस वक्त क्या वोल्टेजेस थे, तो देखें आपको आपके पास है इक्वेशन। जब ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे जब 0 पुट कर दिया जाएगा तो e की पावर 0 मीन्स 1 होता है। टाइम की जगह जब 0 पुट होगा तो 1, तो 27 माइनस 9 18, मतलब कि शुरू में ये 18 वोल्ट थे। होल इसके साथ वोल्ट भी लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब देखें फिर हमने दूसरी वैल्यू निकालनी है एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब हमारा मतलब इख्तितामी पॉइंट होगा तब क्या होगा, ये एक इंजीनियर्स की कैलकुलेशंस है। तो V0 t ही हम इसे लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू, देखें अब इस हिस्से में क्या होगा जी, जब इन्फिनिटी पुट की जाती है यहाँ पे टाइम की जगह तो e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी। जब भी किसी चीज़ की पावर इन्फिनिटी होती है तो वो इनडायरेक्टली 0 के बराबर हो जाता है। मतलब ये 0 आएगा तो ये 9 को 0 कर देगा, सिर्फ 27 वोल्ट आ जाएंगे। इससे हमें ये चीज़ पता चल रही है, पहले वोल्टेजेस कम थे फिर टाइम के साथ साथ ये बढ़ते जाएंगे। तो इसका ग्राफ ड्रा कर देते हैं जी और अपना काम डन करते हैं। मैंने देखे स्टूडेंट्स अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, आपने मुझे मेरा हक देना है। मुझे लाजमी कमेंट्स में रिव्यू दे के जाना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब यहाँ पे हमारे वोल्टेजेस का आ जाएगा सेक्शन। तो मैक्सिमम वोल्टेज कितने हैं 27 और मिनिमम कितने हैं 18, यहाँ कहीं से हम ले लेते हैं। तो यहाँ से टाइम शुरू हुआ जी और इस लेयर के ऊपर जाके फिर चलते चलते वोल्टेज कांस्टेंट हो गए। इसका ये कहना कि 27 से वोल्टेज ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है जी, बस यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन डन होता है। अल्लाह हाफिज़ जी, अस्सलाम वालेकुम।